पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए और रिज़ल्ट आने के इंतज़ार में हैं तो क्लास 11th में अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बता दिया था कि कंपलसरी पेपर कौन है, कोर पेपर कौन है और ऑप्शनल पेपर कौन है। तो हम लोग आज कंपलसरी पेपर का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो पहला कंपलसरी पेपर आपका अकाउंट्स है, जिसको हम अकाउंटेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट कंपलसरी पेपर हमारा है अकाउंटेंसी, जो कंपलसरी पेपर है कॉमर्स में आपको रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो कॉमर्स में हम लोग जो अकाउंट्स पेपर रखेंगे, जो सबसे मेन पेपर है, उसका सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स आपको पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो पूरा सिलेबस देखिए यहाँ डिटेल में करके डाला हुआ है। जो कि याद रखिएगा, ये जो सिलेबस है वो JCERT के हिसाब से है और आप NCERT के हिसाब से भी बोल सकते हैं। JCERT और NCERT के हिसाब से ये सिलेबस है, यानी झारखंड का और देश का सिलेबस यही है अकाउंट्स के लिए। तो ये डेट दिया, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहला यूनिट का नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। फर्स्ट यूनिट का नाम है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और उसके अंदर हम लोगों को अकाउंट्स का बेसिक थ्योरीज पढ़ना है कि अकाउंट्स क्या होता है, उसका देखिए अकाउंटिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग पढ़ना, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव फीचर्स एंड ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें छोटे छोटे अकाउंटिंग के वर्ड पढ़ने हैं, जैसे परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है। सब जानते हैं सेल का मतलब बेचना होता है, परचेज मतलब खरीदना, लेकिन कॉमर्स में उसको कैसे डिफाइन करेंगे, अकाउंट्स में उसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, जो कॉमन वर्ड है, स्टॉक क्या होता है, ये सब जानते। देखिए डिस्काउंट, वाउचर क्या होता है, ये सब आपको कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते, गुड्स किसको बोलते हैं, स्टॉक किसको बोलते हैं, डेटर किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, गेन किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो ये हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। पहला टॉपिक आपका है अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे, क्या आखिर क्या क्या वर्ड हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग अकाउंटिंग बनाएंगे। तो सारे वर्ड का मीनिंग समझेंगे, उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे, टाइप समझेंगे और उसके एग्जाम्पल समझेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। दूसरा जो हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर ही ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो यूनिट मतलब चैप्टर 2। यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, दो चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यूनिट 1 ही पढ़ेंगे और उसी को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 के अंदर जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसके अंदर आप गैप के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, दो बेसिस होता है। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है ये तो समझना जरूरी है ना, तब ना आप समझ पाओगे। तो अकाउंटिंग ठीक से समझिएगा। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता होगा ना, कहीं ना कहीं लिखता होगा। क्यों लिखता होगा? ताकि उसको पता चल सके कि साल के लास्ट में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, ताकि उसको पता चल सके कि मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ताकि वो उसको बिज़नेस का हर इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि साल भर में हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया। तो अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि पूरे साल भर का जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको हम एक जगह पर रिकॉर्ड करके रखें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिएगा आसानी से उसको हम कलेक्ट कर सकें, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अकाउंटिंग करना होगा, ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट हो। अगर किसी बिजनेसमैन का सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लिखा हुआ नहीं है तो साल भर में भूल जाता है कि कहाँ कहाँ कितना खर्च किए। उसको एग्जैक्ट पूरे साल भर बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको पता ही नहीं चल पाता है। तो ऐसे में अकाउंटिंग कंपलसरी है, छोटे बिजनेस के लिए भी और बड़े बिजनेसमैन के लिए। अगर छोटा बिजनेसमैन भी अकाउंटिंग करके रखेगा तो उसको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि पूरे साल भर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, और बड़े बिजनेस के लिए तो ज़रूरी है ही। तो अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखने का क्या टेक्निक है। तो दो तरह का टेक्निक है इसमें। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम आप समझ गए होंगे। सिंगल का मतलब एक बार, एंट्री मतलब लिखना, और सिस्टम मतलब मेथड। ऐसा मेथड जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही बार लिखते हैं। तो जितने छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम लगाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल होता है स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए। वो क्या करता है, एक बार अपने डायरी में रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लिखते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जो देखिएगा रसीद काट के आपको देता है।
जो 2 रिसीट निकालता है, एक आपको देता है, एक अपने पास रखता है, 2 बार एंट्री करता है। एक अपने पास, अगर पुराने ज़माने के हिसाब से देखिए तो कार्बन कॉपी अपने पास रखता था, मेन आपको देता था। और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में किसी को देखेगा तो 2 बिल निकलता है, एक दुकानदार अपने पास रख लेता है और एक आपको दे देता है। अपने पास क्यों रखता है? क्योंकि उसका भी मालिक आप सामने आके वेरीफाई करेगा ना, आज इस कंप्यूटर से कितना बिल जनरेट हुआ है, तो पता चलेगा आज टोटल बिल यहाँ लिखा रखा हुआ है, मिला लिया सारा का सारा ट्रांजेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम याद रखना, जितने लार्ज बिजनेस है या बिग बिजनेस है उसके लिए सूटेबल है। जहाँ पे मालिक खुद नहीं बैठेगा वो क्या करेगा? जहाँ पे मालिक खुद काउंटर पर नहीं बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके 50 मान लो कि हमारा 50 शोरूम है पूरे झारखंड के अंदर, तो 50 अगर हम मोटरसाइकिल का शोरूम है तो क्या पॉसिबल है कि हम सारी जगह पे बैठ के रहें हमेशा? पॉसिबल नहीं। तो क्या करेंगे हम? तो हम ये डबल एंट्री लगा देंगे कि भैया हम जब भी जाएंगे, महीने में एक बार भी किसी शोरूम में जाएंगे, हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सारा ट्रांजेक्शन सही चल रहा है कि नहीं। और जहाँ खुद मालिक अपने काउंटर पर बैठता है, मालिक अगर बाहर गया तो शटर डाउन कर देता है, वहाँ पे कौन सा सिस्टम ठीक है? सिंगल। वो अपने ही हैं तो सिंगल रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये सस्ता पड़ता है और इसमें खर्च ज़्यादा है। आपको कंप्यूटर रखना होगा, प्रिंटर रखना होगा, बिलिंग काउंटर पर एक लड़का रखना होगा जो पूरा बिलिंग संभाले, तो ज़्यादा खर्च पड़ता है। इसलिए जो बड़े बिजनेस होते हैं वो डबल रखते हैं और छोटे बिजनेस सिंगल रखते हैं। तो मज़ा आएगा हम लोगों को पढ़ने में अकाउंटिंग, जब हम छोटा सा आपको एग्जाम्पल मीनिंग बता दिए कि अकाउंटिंग है क्या और कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब सवाल है कि कैसे लिखेंगे। बैंक क्या करता है? सोचिए कि बैंक कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है कि आप पैसा बैंक से एटीएम से निकालते नहीं हैं या फ़ोनपे से किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं कि ऑटोमेटिक मैसेज भेज देता है कि आपके अकाउंट में डेबिट हो गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कैसा अकाउंटिंग रखा हुआ है? सोचिए, 1 रुपया का हिसाब बैंक गड़बड़ नहीं कर रहा है, जबकि करोड़ों कस्टमर उसके हैं। अगर बैंक ऑफ इंडिया में देखें, पूरे देश भर का करोड़ों कस्टमर है, फिर भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। पूरे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली और ट्रांसपेरेंटली, पूरा एकदम पारदर्शी तरीके से सारे रिकॉर्डिंग देखता है। तो बैंक आखिर क्या करके रखा है कि उसका हिसाब कभी गड़बड़ नहीं हो रहा है? और यही आपको सीखना है, ठीक है। जितने बड़े बिजनेस हैं उसके यहाँ ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है हिसाब किताब लिखने का कि 1 रुपया का गड़बड़ी नहीं है। तो ये आपको सिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे कि क्या मानक है भारत में, क्या सिस्टम बने हुए अकाउंटिंग करने के। फिर जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कैसे उसको हम लोग भारत में अप्लाई करके रखें। ये यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ना। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग यूनिट वाइज नहीं चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 जो है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए अभी बात कर रहे थे, अकाउंटिंग इसी में आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, और उसके अंदर 2 है, 1 और 2। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 है, पहला है 1 और दूसरा क्या है 2। अब रिकॉर्डिंग में 2 चीज़ है, अभी आपको जो बताएं, जर्नल के जरिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेजर के जरिए, स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडी बुक में कैश बुक के जरिए, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर कैसे करेंगे, सारा चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2 कि सेकेंडली हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन का। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक, अगर बैंक में क्या होता है, कस्टमर के पास होता है पासबुक, कस्टमर के पास क्या होता है पासबुक, और बैंक के पास क्या होता है, उल्टा कर दिए, कस्टमर के पास कैश बुक है, बिजनेसमैन, कस्टमर नहीं, बिजनेसमैन के पास क्या होता है कैश बुक, और बैंक के पास क्या होता है पासबुक। तो दोनों का बैलेंस मिलना चाहिए ना। एक बिजनेसमैन का दिन भर में 50 चेक बैंक जा रहा है, कुछ पैसा निकल रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ निकल रहा है, बड़ा बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। एक आदमी का कभी गड़बड़ नहीं होगा। आदमी का क्यों गड़बड़ नहीं होगा? क्योंकि पैसा जमा करता है तुरंत चढ़वा लेता है। लेकिन बता, हम बिजनेसमैन है, महीने में कभी बैंक गए नहीं है, 1 महीना तक मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कितना को हम चेक काट के दे रहे हैं, पेमेंट निकाल रहा है, कितना का चेक आ रहा है, पेमेंट जा रहा है मेरे अकाउंट में। तो हम महीने में बैठ के एक बार क्लियर करेंगे ना कि सारा चेक गया कि नहीं गया, सारा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे मिलाएंगे। तो याद रखना है कि मेरे हिसाब से हम अपने यहाँ भी एक रिकॉर्डिंग रख रहे हैं बैंक का, तो मेरा कैश बुक और बैंक का पासबुक का बैलेंस अगर महीने के लास्ट में बराबर है, दोनों को सेम दिख रहा है, तो समझो सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर बैलेंस मिसमैच हो रहा है, अब मेरा में दिख रहा है 10 लाख और बैंक में दिख रहा है 12 लाख, तो क्या करना चाहिए? खुश हो जाना चाहिए कि चलो 2 लाख ज़्यादा हो गया? नहीं, ढूंढना पड़ेगा कि 2 लाख गड़बड़ा है किसका। तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कि कैसे इसको रिकॉन्साइल करेंगे, समाधान इसको बोलते हैं, कि बैंक समाधान विवरण बनाना पड़ेगा कि आखिर क्या गलती रहेगी कि बैंक में 12 लाख दिख रहा है और मेरे हिसाब से कितना हो रहा है 10 लाख हो रहा है। उसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ना है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पढ़ने हैं, ठीक है। और ये हम लोगों का
टोटल अभी सिलेबस हाफ ईयरली से पहले का। हाफ ईयरली के बाद फिर आपके पास वही डेप्रिसिएशन प्रोविजन, उसके बाद हमको पढ़ना है ट्रायल बैलेंसेस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंसेस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और फिर यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 भी कर दिया, लेकिन तीनों एक ही है, 1, 2 और 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनल स्टेटमेंट, जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट पता चलेगा कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट लॉस कितना हो रहा है, इसकी जानकारी पता चलेगी। ये सबसे लास्ट में बनता है, ताकि बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है। और ये बनाना सबसे लास्ट में है, ताकि हम लोगों को पूरे साल में जितने ट्रांजेक्शन हो जाते हैं उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसकी जानकारी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगाते हैं, जिसको फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं, जो एक साल के लास्ट में बनता है। हमेशा साल के लास्ट में बनने वाले स्टेटमेंट को फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग देख लिए, जो कि आपका अकाउंट्स का सिलेबस है क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th का अकाउंट्स का सिलेबस आप देख लिए कि क्या पढ़ना है 2026 एग्जामिनेशन के लिए आपको, इसका सिलेबस हमने आपको आपके सामने रख दिया। और हम लोगों का लाइव क्लास जो है, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद से लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, यानी 22 अप्रैल से लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। 22 अप्रैल से कंटिन्यूस लाइव क्लास चलेगा, ताकि आप लोग लगातार इसमें जुड़े रहें और लाइव क्लास का फ़ायदा उठाएं। और लाइव क्लास के लिए जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन से कोर्स खरीद सकते हैं, उसके लिए कांटेक्ट कर ले मेरे नंबर पर। और जो ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ऑफिस में आके मिल सकते हैं। ये मेरा नंबर है, जिनको ऑनलाइन पढ़ना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ताकि ऑनलाइन उनका इनरोलमेंट कर सकें। ठीक है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ताकि उनका इनरोलमेंट इस नंबर पर हो सके, आराम से कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी क्वेरी होगा आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।